बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 10 हमारा नेक्स्ट है जी टॉपिक। चैप्टर नंबर 10 अल्काइल हैलाइड्स के हवाले से है। इसमें आपका ना स्मार्ट सिलेबस में भी शॉर्ट सिलेक्शन है कुछ, तो लेकिन मैं अभी ये रिकॉर्डिंग में ना मुकम्मल उसको ये वो डिस्कस करेंगे। बाकी जो आपका सिलेबस में हो फिर आप वही उसी में से सिलेक्ट कर लेना। अच्छा, फर्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि अल्काइल हैलाइड्स जो है ना इनके मुख्तलिफ होते क्या हैं। पहला ये क्वेश्चन है, अल्काइल हैलाइड्स क्या हैं। हम कहते हैं कि वो कंपाउंड जिसमें अल्काइल ग्रुप के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ हो तो उसे अल्काइल हैलाइड कहते हैं। और इसकी टाइप्स में हमारे पास ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड भी हैं, एक हैलोजन वाले भी हैं, दो वाले भी हैं, तीन वाले भी हैं, यानी एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन में भी आ जाते हैं। नंबर एक। नंबर दो पे इसमें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड भी हैं। ये जैसे ये सारे प्राइमरी कार्बन से अगर हैलोजन जुड़ा हो तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हो तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ठीक हो गया। टर्शियरी कार्बन से जुड़ा हो तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इसका बनता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के स्ट्रक्चर्स ड्रा कर दे, लेकिन एग्जांपल्स के साथ। नेक्स्ट आता है जी नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। इनके नाम कैसे हम देते हैं, तो जिस तरह आपने अल्केन के नाम पढ़े हैं सेम वही रूल्स हैं। हैलोजन ग्रुप जो है ना वो भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे ट्रीट होते हैं और हम उस हिसाब से उसकी नंबरिंग कर लेते हैं, नाम दे देते हैं। और इनको ग्रुप के तौर पे भी जो है ना वो यूज़ किया जाता है। मसलन पहला कॉमन नेम्स ये है कि जो अल्काइल ग्रुप उसका नाम लिख दें और एंड पे हैलोजन लगा दें, जैसे मिथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड एंड सो ऑन, ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे IUPAC जो नॉमेनक्लेचर है, नंबरिंग है, वो ये कहती है कि आपने उसी तरह लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, फिर उसके बाद आपने नंबरिंग देनी है। और नंबरिंग इस तरह देनी है कि वो जिस तरह हम करते हैं, IUPAC तो यही कहती है कि भी नंबरिंग आप इस तरह करें कि जिस जो ऊपर ब्रांचें लगी हुई हैं उनका जो सम है वो सबसे छोटा हो, या जिस तरफ से ब्रांचें करीब हो, ठीक हो गई। उसके बाद अल्काइल ग्रुप के जो सब्स्टिट्यूएंट वगैरह उनके नाम देने हैं आपने, पोजीशन नंबर लिखनी है, फिर नाम लिखना है, एंड पे पेरेंट चेन लिखनी, वही रूल जो अल्केन वाले हैं। बस सिर्फ ये है कि यहाँ जो आपके हैलोजन ग्रुप आ रहे हैं ये भी सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे ट्रीट होते हैं। जैसे ये क्लोरो ग्रुप है ना, तो वन पोजिशन पे लगा तो 1 क्लोरोप्रोपेन हो गया, ठीक हो। इसी तरह ये 1 2 3 4 है, तो इसमें भी चेन इधर से नंबरिंग की ना 1 2 3 4, तो 2 पे ब्रोमो, 3 पे मिथाइल और ब्यूटेन एंड सोन, बाकी भी इसी तरह हम। ये वैसे लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह तो नहीं इसका आता, तो शॉर्ट क्वेश्चन ही हो सकता है अगर आए तो, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट ये शॉर्ट नॉमेनक्लेचर वाला है नहीं यहाँ पे ना, अल्काइल हैलाइड में नहीं है इतना इम्पोर्टेंट। उसके बाद है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। उसमें हमारे पास पहला जो है अल्कोहल से ना, अल्कोहल से भी 4 मेथड यहाँ दिए होंगे, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में हो सकता है। अल्कोहल से कोई से 2 मेथड लिखें या 4 मेथड लिखें, ठीक होगा। अब जैसे पहला जो है वो अल्कोहल को रिएक्शन करवाते हैं HX के साथ जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में, तो अल्काइल हैलाइड है प्लस वाटर। इसको याद रखने के लिए आप इस तरह रख लें कि H और OH वाटर बन जाता है और X जो है उसकी जगह जाके अटैच हो जाता है, तो इथाइल हैलाइड और वाटर, जिंक क्लोराइड एज ए कैटलिस्ट है। दूसरा मेथड अल्कोहल को रिएक्शन करवाएं थायोनाइल क्लोराइड के साथ, SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड के साथ, ये सल्फर ऑक्सीडाई क्लोराइड के साथ, तो पिरिडीन की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है। पिरिडीन यहाँ पे सॉल्वेंट भी है और कैटलिस्ट भी है, तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड बन जाता है प्लस SO2 प्लस HCl आ जाता है, ठीक हो। इसका मैकेनिज्म भी है लेकिन वो एसिड के हवाले से है, चैप्टर नंबर ना 13 में। अच्छा, उसके बाद है जी फास्फोरस ट्राईहेलाइड या फास्फोरस पेंटाहेलाइड, जो उनसे रिएक्शन करवाएं तो ट्राईहेलाइड से कराएं अल्कोहल को तो अल्काइल हैलाइड और H3PO3 है। पेंटाहेलाइड से कराएं तो अल्काइल हैलाइड POCl3 और HCl है।
तो टोटल ये 1 2 3 4 मेथड हो जाते हैं। तो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होगा तो कोई 2 मेथड एक्सप्लेन लिख दें, या लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये 4 मेथड एक एक नंबर के आवाज से पूछे जा सकते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ बनता है जी के आयोडीन जो अल्काइल आयोडाइड है वो हम डायरेक्ट आयोडीनेशन से नहीं जो है ना वो बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, या इस मेथड को बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड ना, ये जिस मेथड से। तो आयोडीन को इनडायरेक्ट मेथड से क्यों बनाया जाता है या कैसे बनाया जाता है, तो उसके जवाब में हम ये लिखते हैं कि जनाब ये डायरेक्ट मेथड से जो अल्काइल हैलाइड बनाने में जो रीजेंट चाहिए वो आयोडीन के साथ या तो अवेलेबल ही नहीं है, और अगर हैं तो उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, स्टेबिलिटी कम है। तो इस वजह से फिर हम क्या करते हैं कि एक दफा अल्काइल हैलाइड कोई क्लोराइड या ब्रोमाइड बना लेते हैं, फिर उसको सोडियम के साल्ट या पोटेशियम के साल्ट के साथ इंटरेक्ट करवाते हैं, तो वो इंटरचेंज होके NaCl बन गया और Ri बन गया। ठीक है, इस तरह अल्काइल आयोडाइड बन जाता है हमारे पास। ठीक हो गया, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इसी में एक ये भी आप सवाल पूछ सकते हैं कि जनाब वो अल्काइल आयोडाइड बनाना कोई ज़रूरी है, जो रिएक्शन आपने करवाना है तो क्लोराइड ब्रोमाइड से कराने, आयोडाइड की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन उसकी रीज़न ये है, जब भी आगे रिएक्टिविटी अल्काइल हैलाइड में हम डिस्कस करेंगे कि जो अल्काइल आयोडाइड है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, इनके रिएक्शन बहुत तेज़ होते हैं क्लोराइड और ब्रोमाइड की निस्बत से, तो इसलिए फिर इनको यूज़ किया जाता है आयोडाइड्स को। ठीक हो गया। उसके बाद है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं दो से, एक बॉन्ड एनर्जी को दे के, एक बॉन्ड पोलैरिटी को दे के। दोनों अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं और इकट्ठे लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से क्या है और बॉन्ड पोलैरिटी के हिसाब से क्या है। आपके नोट्स में भी ये चीज़ होगी, तो मैं वहीं से ना आपको लॉन्ग क्वेश्चन बना होगा हेडिंग्स के साथ ना। ये एक हमारे पास है बॉन्ड एनर्जी या एंथैल्पी, दूसरा है बॉन्ड पोलैरिटी के हवाले से। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी में हम कहते हैं जो CF बॉन्ड है ना, ये ज़्यादा मजबूत है, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, ये आसानी से टूटता नहीं है। ठीक होगा। और जो कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड है, आयोडीन का साइज़ बड़ा होने की वजह से वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है सिग्मा बॉन्ड, तो वो जल्दी टूट जाता है। तो बॉन्ड एनर्जी चूँकि कार्बन और आयोडीन के बॉन्ड की कम है, इसलिए ये जल्दी टूटता है, जल्दी रिएक्शन कर जाता है। तो बॉन्ड एनर्जी कहती है कि जो ये तो बॉन्ड एनर्जी का आर्डर लिखा है ना कि CF की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, फिर क्लोराइड, फिर आयोडीन। ठीक हो गया। तो इस वजह से फिर जो रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो वो फिर आयोडीन वाला ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर फ्लोराइड आ जाता है। रीज़न उसने दी हुई है कि फ्लोरीन वाला स्मॉल साइज़ है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और CF का डिफरेंस भी ज़्यादा है। उधर आयोडीन में साइज़ आयोडीन का ज़्यादा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और डिफरेंस भी कम है, तो बॉन्ड एनर्जी फिर उसकी कम हो जाती है, आसानी से टूट जाता है। बॉन्ड पोलैरिटी जो है उसका आर्डर ये है कि CF बॉन्ड पोलैरिटी मतलब फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर पार्शियल माइनस चार्ज सबसे ज्यादा, तो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव सबसे ज्यादा, तो ये माइनस और पॉजिटिव ज्यादा ज्यादा वाले, तो बॉन्ड हाईली पोलर है। पोलर ज्यादा चार्जेस होंगे तो फिर कोई दूसरा स्पीशीज होगी उसकी तरफ इनकी अट्रैक्शन बड़ी तेज होगी, फास्ट होगी, भाग के जाएंगी। तो इसलिए जो CF आपके पास है ये ज़्यादा बॉन्ड पोलर है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। और उसकी रीज़न वही है जो ऊपर आपने डिस्कस की, वही रीज़न दोबारा सेम यही है कि बॉन्ड पोलैरिटी जो है वो उसकी रीज़न यही है कि वो साइज़ छोटा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड पोलैरिटी ज़्यादा होगी, डिफरेंस ज़्यादा होगा। अब उस वजह, अब ये चीज बता रही कि जब RF का बॉन्ड ज्यादा पोलर है तो दूसरी स्पीशी के साथ इंटरेक्ट तो ये ज्यादा करेगा, जल्दी जाके करेगा, अट्रैक्शन ज्यादा शो करेगा और जल्दी रिएक्शन कर जाएगा। तो इस वजह से रिएक्टिविटी आर्डर जो है उस वो कहता है कि RF को जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, लेकिन ओवरऑल जब प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो RI ही रिएक्टिव होता है। इसका मतलब ये है कि बंदा वो RF भाग के चला तो गया वहां पे रिएक्शन करने के लिए, लेकिन जब उसका पुराना बॉन्ड टूटता ही नहीं है तो रिएक्शन आगे प्रोडक्ट में जाता ही नहीं। RI उसकी निस्बत से स्लो है, स्लो इसकी अट्रैक्शन है, लेकिन ये जब जाता है तो साथ ही टूट के रिएक्शन भी कर जाता है। तो इस वजह से ओवरऑल रिजल्ट ये निकलता है कि आयोडाइड जो है ये हाईली रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड और एंड पे फ्लोराइड आ जाते हैं। ठीक होगा, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है जी इसी हवाले से, इस तो कर लेना।
उसके बाद हमारे पास है रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अच्छा, रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड में एक बात आती है कि इसके जो रिएक्शंस है ना वो दो तरह के। ये अब शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका बनता है कि राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस या टू कैटेगरीज ऑफ रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। एक को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक को हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो है जिसमें हाइड्रोजन ग्रुप भी गया और निकल जाता है और उसकी जगह कोई और ग्रुप जो है आके अटैच हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। और एलिमिनेशन रिएक्शन वो है जिसमें कोई एक हाइड्रोजन भी गया, साथ से बीटा हाइड्रोजन भी गई और दरमियान में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, उसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कहते हैं। ठीक हो गई। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस हवाले से हमारे पास हैं, उसमें दो टाइप्स हैं बनती हैं, एक SN1 बोलते हैं, एक को SN2 बोलते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते क्या है, ये इसकी एग्जांपल आपका लॉन्ग क्वेश्चन बना हुआ इधर हेडिंग्स के साथ, मैं उसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन ये मुकम्मल हो जाएगा। ये कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है कि जब कोई एक न्यूक्लियोफाइल आता है आके किसी पहले से मौजूद जो ग्रुप होता है उसको रिप्लेस करता है, उसकी जगह खुद अटैच होता है, ऐसे रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक होगा। ये दो तरह के हो सकते हैं, एक वो है जिसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक और लिविंग ग्रुप जो है जिस वो ग्रुप जिसने छोड़ के जाना है दोनों एक ही वक्त में सेम टाइम पे काम करते हैं, इसको SN2 कहते हैं। और एक वो जिसमें छोड़ने वाला ग्रुप पहले छोड़ जाता है बाद में न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है, उसको SN1 कहते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में क्या फ़र्क है। यहाँ पे ना ये छोटी छोटी हेडिंग दी, इन्हीं को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एग्जांपल दी हुई है सब्स्टिट्यूशन रखिए, एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, कार्बन पे अटैक किया और एल से मुराद लिविंग ग्रुप जो निकलना था वो निकल गया और वो पिछले आने वाला ग्रुप अटैच हो गया, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अच्छा, अब न्यूक्लियोफाइल क्या है, यहीं पे उसने इसकी डेफिनेशन लिखी है कि न्यूक्लियोफाइल्स न्यूक्लियस लविंग होते हैं, इनके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, यानी लोन पेयर अवेलेबल होते हैं जिसकी वजह से अटैक कर सकते हैं, बॉन्डिंग के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये बेसिक इन करेक्टर होते हैं, यानी H+ आयन इनको मिले तो ये ले सकते हैं। ये नेगेटिवली चार्ज भी होते हैं, ये न्यूट्रल भी होते हैं। नेगेटिवली चार्ज जितने भी है वो तो न्यूक्लियोफाइल होंगे ही होंगे ना, जो न्यूट्रल होंगे वो होंगे जिनके वैलेंस शेल में लोन पेयर मौजूद हो। ठीक हो गई। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की तरफ इनकी अट्रैक्शन होती है, तो इसका मतलब इनके ऊपर फिर खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक हो गई। और ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, और जितने भी पॉजिटिवली चार्ज हैं वो तो इलेक्ट्रोफाइल हुए ही हुए ना, लेकिन न्यूट्रल वो होंगे जिनके बैलेंस शेल जो है ना वो मुकम्मल तो है या मुकम्मल नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जैसे हम एग्जांपल ले लें ना BF3 की, कि फ्लोरीन के 3 फ्लोरीन 3 बोरोन से मिली तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से 6 हो गए, लेकिन बोरोन के बैलेंस तो तब पूरा होगा ना जब 8 होंगे, तो अभी उसके 2 की कमी है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। ठीक है। लीविंग ग्रुप किसे कहते हैं, वो ग्रुप जो न्यूक्लियोफाइल जब आके अटैक करता है उस वक्त जो ग्रुप वहां से निकलता है मॉलिक्यूल में से, उसको हम नाम देते हैं लीविंग ग्रुप का। ठीक हो, वो भी एक न्यूक्लियोफाइल ही होता है, लेकिन वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो गया, वीक न्यूक्लियोफाइल निकल गया। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, क्या होता है, वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर जिसके ऊपर आके न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और जहां से लिविंग ग्रुप निकला है उस मॉलिक्यूल को सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक हो गई। अब आगे इस रिएक्शन के मैकेनिज्म है, उसमें फर्स्ट हमारे पास आता है SN2। स्टेप्स में लिखते हैं, ये एक ही स्टेप में ये रिएक्शन होता है। इसका मैकेनिज्म इस तरह का है कि ये न्यूक्लियोफाइल आया, इसने ये अल्फा, इसे कार्बन, आपने पढ़ा था फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, तो ये अल्फा कार्बन जो है उसके ऊपर अटैक करता है और जो आपका हैलोजन वाला बॉन्ड है वो वहां से टूटता है। लेकिन टूटता है इस तरह के OH और कार्बन का बॉन्ड आहिस्ता आहिस्ता बनता जा रहा है और ब्रोमीन का और उसका बॉन्ड आहिस्ता आहिस्ता टूटता जा रहा है, और फाइनल प्रोडक्ट में ये होता है कि OH का बन जाता है और Br का बिल्कुल खत्म होकर अलग हो जाता है। ठीक है, ये दरमियान वाले स्टेट को हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं और ये एंड वाला हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो इसकी एक खूबी ये है कि ट्रांजिशन स्टेट इसमें होती है। ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट जिसमें ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग और न्यू बॉन्ड फॉर्मिंग एक ही वक्त में चल रही होती है, उसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। दूसरा पॉइंट ये कि 100% इन्वर्जन ऑफ
मॉलिक्यूल 100% इन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो इसमें हो जाती है, ठीक हो गई। और वो हमारे पास जो होता है इन्वर्जन से मुराद ये होता है 100% इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन ऑफ दी है मॉलिक्यूल की। तो उसका मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूल ना उल्ट गया, इन्वर्स हो। ये देखना, ये जो आपको हेलोजन नजर आ रहा है, अल्काइल हैलाइड नजर आ रहा है, इसमें ये ग्रुप कार्बन का ग्रुप है, हेलोजन इधर जुड़ा हुआ है। जब ये आके अटैक करता है तो वो दूसरी साइड उसकी रिवर्स हो जाती है। ये आपका सबस्टेट है, ये आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट उस सबस्टेट के बिल्कुल इन्वर्स जा रहा है, उल्ट जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि 100% इन्वर्जन ये क्यों होती है, ठीक हो गया। उसमें फिर हम कहते हैं कि जनाब ये जो आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है ना, इसने अटैक किया है बैक साइड से, यानी अल्फा कार्बन पे अटैक है, लेकिन अटैक बैक साइड पे। बैक साइड का मतलब ये है कि जिस साइड से हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है उस साइड से अटैक नहीं किया, उसकी अपोजिट साइड से अटैक किया, ठीक हो। इसलिए इसको बोलते हैं बैक साइड अटैक कह लें, या 100% इन्वर्जन आ जाती है हमारे पास। तो शॉर्ट क्वेश्चन था 100% इन्वर्जन क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अल्फा कार्बन के ऊपर बैक साइड से अटैक करता है, इसलिए मॉलिक्यूल में 100% इन्वर्जन। 100% मतलब सारे के सारे मॉलिक्यूल ही उल्ट जाते हैं। दूसरा पॉइंट आता है मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, किसमें, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप अब तब बात होती है ना जब आके एक रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा, तो फिर हम ये देखते हैं कि उस रिएक्शन का जो रेट है, स्पीड है, वो किस स्टेप पे डिपेंड कर रही होती है। मतलब कोई प्रोसेस काम हो रहा हो तो उसके दो बंदे काम कर रहे हो, एक बंदे ने आधा काम दूसरे ने दूसरा करना है, तो अगर इन दोनों में से एक बंदा बहुत तेज है, बड़ी जल्दी कर लेता है, लेकिन दूसरा स्लो है, तो ज़ाहिर बात स्लो वाला अपना काम पूरा करेगा तो प्रोसेस मुकम्मल होगा ना। अगर स्लो, फास्ट वाला जितनी मर्जी तेजी से कर ले, स्लो वाला ही काम नहीं आगे करेगा, तो फिर रिएक्शन आपका मुकम्मल, वो प्रोसेस मुकम्मल नहीं होगा। तो यही बात है, जब एक से ज्यादा स्टेप होते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कौन सा स्टेप स्लो वाला है। जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। रेट पूरे रिएक्शन की स्पीड उसी पे डिपेंड कर रही होती है। तो यहाँ वैसे इस केस में तो एक ही स्टेप में ये रिएक्शन हो रहा है, इस वजह से इसमें रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी यही है, ठीक हो गया। और इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हिस्सा ले रहे हैं, आपको पता है न्यूक्लियोफाइल भी आ रहा है और सबस्ट्रेट भी आ रहा है, तो दो स्पीशी आने की वजह से फिर हम कहते हैं कि इसको, ये आपका जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो इसकी 2 है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है रेट इक्वेशन। ये रेट इक्वेशन कैसे हमने बतानी है, ये आपने फर्स्ट ईयर में 11वें चैप्टर में भी ये रेट और एक्शन वगैरह ऑर्डर शार्ट ये पढ़ी थी चीज़ें ना। तो रेट इज इक्वल टू के, और सब चूंकि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में न्यूक्लियोफाइल भी आ गया, सबस्ट्रेट भी आ गया, इसलिए रेट दोनों पे डिपेंड कर रहा है, दोनों की कंसंट्रेशन आएंगी रेट इक्वेशन के अंदर। और दोनों आ रहे हैं तो फिर इसकी पावर भी 1, पावर 1 मिला के 2 हो गया, तो ऑर्डर इसका 2 आ जाता है। एग्जाम्पल में हम कहते हैं जितने भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है वो सारे SN2 रिएक्शन शो करते हैं, और कुछ जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है वो भी कंडीशन पे डिपेंड करते हुए वो ये शो कर लेते हैं। वो कोई दूसरा मैकेनिज्म भी शो करते हैं, लेकिन इसमें भी आ जाते हैं। उसके बाद दूसरा मैकेनिज्म है जी SN1 का मैकेनिज्म हमारे पास ना, जो ये भी सेपरेट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, SN2 वाला भी और SN1 वाला भी। SN1 में भी स्टेप्स गिने तो हम कहते हैं ये 2 स्टेप्स में होता है मैकेनिज्म में। पहला स्टेप ये है कि पहला स्टेप में आयोनाइजेशन होती है, कि पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में स्लो रिएक्शन, स्लो ये स्टेप है, और स्लोली ये जो आपका टर्शरी, ये अमूमन टर्शरी का अल्काइल हैलाइड है, तो वो आसानी से कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाता है, हेलोजन साथ दे देता है। फिर नेक्स्ट टाइम में जो न्यूक्लियोफाइल आता है वो फिर आके इस पे अटैक करता है, तो उस पे अटैक करने के चांस उसके दोनों साइडों से हैं, लेफ्ट से भी है राइट से भी है। तो ये फास्ट स्टेप होता है, और इसमें हमें फिर प्रोडक्ट जो मिलता है वो दोनों तरह का, लेफ्ट से अटैक वाला भी है, राइट से अटैक वाला भी है, दोनों तरह का प्रोडक्ट मिलता है। तो एक तो हम फर्स्ट स्टेप में बताते हैं, जिसका फर्स्ट स्टेप आयनाइजेशन का स्टेप है, जिसमें पोलर सॉल्वेंट हमें चाहिए। दूसरा स्टेप हम, और ये रिवर्सिबल भी है, स्लो भी है, और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। दूसरा स्टेप हमने कहा ये फास्ट होता है, जिसमें कार्बोकेटाइन पे अटैक होता है।
और इसमें 50% रिटेंशन है, 50% यानी 50% मालिकूल उलट गए हैं बैक साइड अटैक की वजह से, और 50% उसी शक्ल में है, क्योंकि यहाँ पे अटैक करने के चांसेस दोनों तरफ से बराबर हैं। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन हो तो उसका आंसर हम यही देते हैं कि कार्बोकेटायन में चूंकि दोनों तरफ से अटैक हो सकता है, इस वजह से 50% मालिकूल उलट जाते हैं और 50% पुरानी शक्ल पे ही कायम रहते हैं। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इसका जो है वो पहले वाला जो फर्स्ट स्टेप है आयनाइजेशन वाला, वो स्लो स्टेप है, वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। मालिकुलरिटी, अब रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में कितने मालिकूल, एक ही इन्वॉल्व है, इसलिए इसकी मालिकुलरिटी भी 1 है। रेट इक्वेशन चूंकि एक ही इन्वॉल्व है तो उसी पे रेट की डिपेंडेंस होगी, तो इस वजह से रेट इक्वेशन में सिर्फ सबस्टेट आएगा, न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा। आर्डर की बात करें तो जो एक है उसकी पावर 1 है तो वही उसका आर्डर बन जाती है। एग्जाम्पल में हम कहते हैं जितने भी टर्शरी अल्काइल हैलाइड है वो ये रिएक्शन शो करते हैं, ठीक होगा, टर्शरी अल्काइल, और कुछ सेकेंडरी डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ये वाला मैकेनिज्म शो कर लेते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन पास पेपर में ये भी है, लॉन्ग कह लें या शॉर्ट में भी हो सकता है कि SN1 और SN2 के डिफरेंसेस बता दें, तो इसी मैकेनिज्म को आप कंपेयर करके उनके डिफरेंस, वो बाई मालिकुलर, यूनी मालिकुलर, ठीक होगा, जो अभी हमने बातें की हैं वही सारी दोनों के कुछ अपोजिट हैं तकरीबन सारी, तो इस वजह से वो सारे आपके डिफरेंसेस में आ जाएंगे। इन दोनों में सिमिलैरिटी कोई नहीं है, ठीक है, डिफरेंसेस में ही चल रहा है। हाँ, सिवाय ये सिमिलैरिटी हो सकती है कि SN1 में जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो अल्फा कार्बन पे, SN2 में भी अल्फा कार्बन, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का वो अल्फा कार्बन पे ही होता है, ठीक होगा, ये सिमिलैरिटी हो सकती है, बाकी डिफरेंसेस ही हैं इसमें, ठीक हो गई। उसके बाद हमारे पास है जी एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शन में जिस तरह आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह के पढ़े, इसी तरह एलिमिनेशन रिएक्शन भी 2 टाइप्स में आते हैं। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इनको बोलते हैं, ये भी E1 और E2 उसी तरह दो मैकेनिज्म्स को फॉलो करते हैं। इनके लॉन्ग क्वेश्चन भी बनाए हुए, उसी को वहीं से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन वो है कि जिसमें आपका जो बीटा हाइड्रोजन है वो जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करता है, अल्फा कार्बन पे नहीं करता। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में उसने अल्फा कार्बन पे अटैक किया, यहाँ पे वो बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करता है, और बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करने के बाद वो वहां से आपका जो है वो हाइड्रोजन को निकाल लेता है, हाइड्रोजन निकलती है तो वहीं पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। इसमें भी दो मैकेनिज्म है कि बीटा हाइड्रोजन और लीविंग ग्रुप एक ही वक्त में चलें तो E1 हो गया, E2 हो गया, और अगर ये पहले लिविंग ग्रुप छोड़ जाए और बाद में बीटा हाइड्रोजन निकले तो फिर E1 हो जाएगा। पहले हम बात करते हैं E2 की एलिमिनेशन रिएक्शन में। E1 और SN2 मिलते जुलते हैं, बस सिर्फ मैकेनिज्म का और अटैक का फर्क है, बाकी सारी चीजें सेम ही है तकरीबन। वो भी 1 स्टेप में था, ये भी 1 स्टेप में है। उसके मैकेनिज्म में जो न्यूक्लियोफाइल था उसने अल्फा कार्बन पे अटैक किया था, यहाँ पे अटैक बीटा हाइड्रोजन पे है, ये कार इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं और ये ब्रोमीन टूटती है। ये सारी ट्रांजिशन स्टेट में OH और H का बॉन्ड बनता जा रहा है, H और C का बॉन्ड टूटता जा रहा है, C और C का डबल बॉन्ड बनता जा रहा है, C और Br का बॉन्ड टूटता जा रहा है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। और फिर अल्कीन बनी, ब्रोमाइड बना और वाटर बन गया, ठीक हो गया, ये एक ही स्टेप में इसका ट्रांजिशन स्टेट आ गई। उसमें भी ट्रांजिशन स्टेट थी, इसमें भी ट्रांजिशन स्टेट है। मालिकुलैरिटी उसमें भी दो थी, इसमें भी दो मालिकुल इन्वॉल्व हैं। रेट इक्वेशन उसमें भी सबस्टेट और न्यूक्लियोफाइल था, यहाँ पे भी सबस्टेट है, उसका ऑर्डर भी 2 था, इसका ऑर्डर भी 2 है। उसकी एग्जांपल भी प्राइमरी शो करते थे, कुछ सेकेंडरी, इसकी एग्जांपल भी प्राइमरी और कुछ सेकेंडरी, मतलब सब सेम है, सिर्फ अटैक मैकेनिज्म का फर्क है, बाकी सारी चीजें सेम है E2 और SN2 की। इसी तरह E1 और SN1 की भी सेम है, सिर्फ सिवाय अटैक बेसिक जो मैकेनिज्म उसके फर्क है। देखें 2 स्टेप्स में है, वो भी 2 स्टेप था। फिर पहला स्टेप दोनों में सेम है, दूसरे स्टेप में फर्क है कि न्यूक्लियोफाइल बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देता है, ठीक हो गया। बाकी फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप उसी तरह आ गया। रेट डिटरमिनिंग स्टेप स्लो वाला आ गया, मालिकुलरिटी एक ही आ गई जैसे उसकी थी, एक ही आए। फिर रेट इक्वेशन में भी सब स्टेट है, आर्डर भी 1 हो गया, ये टर्शी शो करते हैं और कुछ सेकेंडरी है डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। यानी अगर शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास सामने हो कि SN1 और SN2 में क्या फ़र्क है तो वो सारे डिफरेंसेस में आते हैं, ठीक हो गए। और अगर क्या E1 E2 में क्या फ़र्क है तो वो भी सिमिलरली सारे डिफरेंसेस में आते हैं। लेकिन जब बात हम करते हैं
SN2 और E2 की तो हम कहते हैं वो सब मैच है, सिर्फ एक चीज का फर्क है कि SN2 में अटैक होता है बीटा उस पे, SN2 में अल्फा कार्बन पे, और एलिमिनेशन वाले में E2 में बीटा हाइड्रोजन पे। इसी तरह SN1 और E1 का अगर डिफरेंस पूछे तो उसमें भी यही कहते हैं कि SN जो आपका 2 है वो अटैक करता है SN1 सब्स्टिट्यूशन में अटैक न्यूक्लियोफाइल का अल्फा कार्बन पे है, और उधर एलिमिनेशन में बीटा हाइड्रोजन पे। बस ये डेली डिफरेंस आ जाता है उसमें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है जी एग्जांपल्स ऑफ रिएक्शंस दिए हुए हैं। ये जर्नल इसके रिएक्शन, ये आपकी एक्सरसाइज का सवाल है। ये चलो अभी करते हैं, अभी मैं इसको मुकम्मल कर लूँ इधर से। ये जो कुछ एग्जांपल दिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सारे को ना जर्नल आप याद रखने के लिए इस तरह याद रख सकते हैं कि ये अल्काइल हैलाइड है और ये आपके पास हाइड्रोक्सी का जो है ना वो ग्रुप है। तो अल्काइल हैलाइड में जिस जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, ये जितने हाइड्रोक्साइड, आयोडाइड, साइनाइड, नाइट्राइड, ये सारे साल्ट है ना, NaOH ले लिया, NaI ले लिया या Ki ले लिया, सोडियम या पोटेशियम के, ये सारे साल्ट हैं पानी के अंदर एक्वस। तो जहाँ भी हैलोजन है वो हटाया, उसकी जगह ये ग्रुप लगा दिया तो नई कंपाउंड बन गया, यानी अल्काइल हैलाइड को OH से रिप्लेस कर दिया तो अल्कोहल बन गई, आयोडीन से किया तो आयोडाइड बन गया, CN से किया तो साइनाइड बन गया, एक्वस सोडियम नाइट्राइड या पोटेशियम नाइट्राइड से करें तो नाइट्रो अल्केन बन गई। इसी तरह एथोक्साइड या मेथोक्साइड से करें तो ईथर बन जाता है। ईथर है ना, ऑक्सीजन सेंटर में दोनों तरफ कार्बन होते। अमोनिया से कराएं तो अमीन बन जाती है। ठीक है, इसी तरह आपका उसको ये एक दफ़ा चूँकि इसमें हाइड्रोजन अमोनिया से कि अमीन बन गई ना, दो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो सकती हैं। फिर एक और मालिक्यूल आया, एक हाइड्रोजन और रिप्लेस, फिर एक और आया तो एक और, उसको पहले को कहा इथाइल अमीन, दूसरे का डाई इथाइल अमीन, तीसरे का ट्राई इथाइल अमीन, और जब चौथा आके क्वाटरनरी बना लेते ना, प्लस माइनस साल्ट बना ले, तो उसको फिर क्वाटरनरी इथाइल अमोनियम आयन या अमोनियम ब्रोमाइड का नाम दे। इस तरह थायल कोल बन जाती है। सोडियम एसिड से कराया तो ये एस्टर की लिंकेज क्रिएट हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वर्ड सिंथेसिस। ये 8वें चैप्टर में हमने बात किया था की थी कि अल्काइल हैलाइड को जब सोडियम से रिएक्शन ईथर की ब्यूजिंग में तो अल्काइल ग्रुप डबल हो जाता है। ये वही वाला रिएक्शन आपका बनता है यहाँ। फिर रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड में ये रिएक्शन आपने पढ़ा था अल्केन की प्रेपरेशन में कि जिंक से रिएक्शन करवाया था HCl की ब्यूजिंग में तो ZnCl2 बना था और हाइड्रोजन वहां जाके अटैच होकर अल्केन बना दिया था। ये भी 8वें चैप्टर में रिएक्शन आपने पढ़ा था। तीसरा है जी रिएक्शन विद सोडियम लेड अलॉय। सोडियम लेड अलॉय का जो रिएक्शन आपके पास आता है उसमें हमें ये आपका 7वें चैप्टर में हमने ये पढ़ा था टेट्रा इथाइलेट, ये टेट्रा मिथाइलेट था, एंटी नोकिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो उसकी ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। प्रेपरेशन उसकी क्या है कि अल्काइल हैलाइड को टेट्रा सोडियम लेड से जब रिएक्शन करवाते हैं तो वो NaCl बन गया और 4 मिथाइल ग्रुप उसकी जगह अटैच होके ये कंपाउंड टेट्रा मिथाइलेट भी इसी तरह, टेट्रा इथाइलेट भी इसी तरह बनाया जा सकता है। चलें यहाँ तक अभी ये मुकम्मल करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी जो है ना वो गिगना रीजन और इसकी एक्सरसाइज जो है ना क्वेश्चन वगैरह वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।